नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेंशियल ऑफ ए सैंपल, यानी कि जब हम एक सैंपल चूज करते हैं तब हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा सैंपल कैसा होना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं सैंपल के लिए, वो है नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव। एक ऐसा सैंपल ऐसा होना चाहिए जो क्या करेगा, एक ही सैंपल पूरी पॉपुलेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। आप जब भी सैंपल को चूज़ करें ऐसा ना हो कि उसकी कुछ फीचर ऐसी हो जो दूसरों से नहीं मिलती हैं। इसीलिए आपको सैंपल चूज़ करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि पॉपुलेशन के अंदर से, पूरी यूनिवर्स पॉपुलेशन में से जो भी आइटम चूज़ की जाती है वो अकेली एक ही पूरी आइटम्स को, सभी के सभी पॉपुलेशन को क्या करे, आपको रिप्रेजेंट करे। यानी कि हर पॉपुलेशन की हर आइटम को क्या मिलना चाहिए, इक्वल चांस मिलना चाहिए कि वो भी सिलेक्ट हो सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो आइटम किसी दूसरी आइटम पर क्या नहीं होनी चाहिए, डिपेंड नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर एक के बारे में स्टडी करें हमें दूसरे को पढ़ना पड़े, फिर तीसरी को पढ़ना पड़े, सारों के बारे में अगर हम डीपली स्टडी करेंगे तो फिर ये तो सेंसस बन जाएगा, सैंपल मेथड नहीं होगा। तो सैंपल मेथड को चूज़ करते हुए हमें वो सैंपल चूज़ करना चाहिए जो दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वो खुद ही पूरी पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। उससे जो रिजल्ट निकलेगा वही फाइनली हम क्या कर सकते हैं, उसे इजीली मान सकते हैं। तो पूरी पॉपुलेशन क्या करती है, इस पर डिपेंड करेगी, बट ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ये क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, वो है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, जो आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन है वो क्या होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, मतलब सिमिलर होनी चाहिए, मिलती जुलती। अगर आइटम एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी तभी हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, सैंपल मेथड यूज़ करते हैं। तो सैंपल मेथड चूज़ करते हुए आप जब सैंपल चूज़ करेंगे तब आपको ये देखना चाहिए कि वो सैंपल क्या होना चाहिए, सभी आइटम्स के साथ मिलता जुलता होना चाहिए। वो जो सैंपल आपने चूज़ किया है वो होमोजेनिटी होना चाहिए। सभी आइटम्स पॉपुलेशन की जितनी भी आइटम्स हैं सभी के गुण क्या होने चाहिए, उसके अंदर होने चाहिए, होमोजेनियस होने चाहिए, सिमिलर टू ईच अदर्स, एक जैसे दूसरे से मिलना, दूसरे का तीसरे से मिलना। तो हमारा जो सैंपल हमने चूज़ किया है वो सभी से क्या हो, बिल्कुल मिलता जुलता हो। और लास्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है एडिक्वेसी। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, एडिक्वेसी का मतलब होता है शुड बी द फेयरली एडिक्वेट। मतलब जब आप रिजल्ट्स बनाएंगे, सैंपल चूज़ करेंगे तो आप क्या नहीं रखेंगे, पार्शियलिटी नहीं करेंगे। आइटम्स में से कुछ ऐसे सैंपल चूज़ कर लेना जिसके बिहाफ पर आपको क्या करना होता है, पूरी पॉपुलेशन को जज करना होता है। तो आप क्या ना करें, वहाँ पर पक्षपात ना करें, पर्सनल प्रयास ना करें, क्योंकि जो इसका कंक्लूजन्स होगा उसका रिजल्ट हमें क्या मानना होगा, सभी पर फॉलो किया जाता है। तो क्या करना चाहिए, सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को क्या करे, कवर अप करे। तो ऐसा सैंपल हमारा होना ही चाहिए। तो पूरी पॉपुलेशन को अगर कवर करने वाला सैंपल होगा तो उसे कहेंगे एडिक्वेट, यानी कि एडिक्वेसी उसके अंदर होनी ही चाहिए, जो पूरी पॉपुलेशन को एक साथ एक ही सैंपल क्या करे, इजीली कवर अप कर ले। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। यानी कि आज हम जो करने वाले हैं वो है कि सैंपल मेथड में कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं जो क्या करेगा, हमें ये बताएगा कि हम सैंपल मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम करेंगे आज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। यानी कि जब हम सैंपल मेथड को चूज़ कर लिया है तब हम सैंपल के भी कुछ आगे क्या हैं, पार्ट्स बनाए गए हैं जिसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। जिसमें सबसे पहले जो आता है हमारा वो है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, कहता है रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड इन अ सैम्पल। यानी कि आपके पास एक पॉपुलेशन है,
ठीक है। आपको इसमें से क्या करनी है, कुछ आइटम्स चूज करनी है, और जो आइटम चूज करनी है वो क्या होगी, रैंडमली सिलेक्ट होगी। मतलब चांस सबके पास था बट मैंने किसी एक को ही चूज किया। अब वो जो आइटम चूज हुई है मैंने उसके साथ पार्शियलिटी नहीं करी है, या वो आइटम मुझे पहले से पता नहीं थी कि मुझे तो यही आइटम ही उठानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सबको मौका दिया, सबको इक्वल चांस मिला था, और उसमें से मैंने क्या किया, एक यूनिट क्या कर ली, चूज कर ली है। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है कि इसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे मैं बोल सकता हूँ लॉटरी मेथड, आप सबको मालूम होगा, आपने इसे नाम भी सुना होगा इसका, लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए आपको लॉटरी मेथड का यूज़ करना है सैम्पलिंग के लिए। मान लो आपने क्या किया, लॉटरी लगी है तो नंबर अलॉट होते हैं, 1 नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी प्रकार अप टू आपके जितने मेंबर्स होंगे सबको एक एक नंबर क्या कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है। इन नंबर्स की क्या होती है, एक एक स्लिप बनाई जाती है, और स्लिप को क्या करते रहते हैं, हम एक बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स में 1 2 3 4 5 100 नेम, मतलब एक एक स्लिप के ऊपर 100 तक नंबर्स क्या लिखे गए हैं, ठीक है, और उनको एक बॉक्स में डाल दिया गया। अब मैंने उनको मिलाया, रैंडमली क्या किया, एक नंबर सिलेक्ट किया, और वो नंबर आ गया मान लो 18, नंबर आ गया कौन सा, 18, तो उसे मिलेगा फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज मिलेगा किसको, नंबर 18 को। तो अब क्या हुआ, ये हुआ लॉटरी मेथड। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये है हमारा सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हम किसी भी एक आइटम को चूज करते हैं, वो भी रैंडमली। अभी आपने देखा मैंने लॉटरी मेथड का यूज़ किया, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी स्लिप पे किसका नाम आने वाला है, मैंने रैंडमली क्या किया, एक स्लिप निकाली, और स्लिप पे क्या निकला, 18 नंबर निकल गया। तो ऐसे में हम इसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग का मेथड। कौन सा मेथड है, ये लॉटरी मेथड है। तो लॉटरी मेथड में यही होता है, स्लिप्स बनाई जाती हैं, बॉक्स में डाली जाती हैं, हर स्लिप पे एक नंबर होगा, और जो नंबर आपका उस पर आ गया वही क्या होगा, फर्स्ट प्राइज का ओनर बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, सभी आइटम्स को क्या किया गया था, सबके पास अपना अपना चांस था कि वो भी सिलेक्ट हो सकती थी, बट हुआ क्या, केवल एक ही आइटम सिलेक्ट हुई, हमने कोई पार्शियलिटी नहीं रखी, इसीलिए इसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड। दूसरा इसका एक पार्ट और भी होता है, ये तो है लॉटरी मेथड, एक और भी मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं टेबल ऑफ रैंडम नंबर। टेबल ऑफ रैंडम नंबर। अब क्या होता है, यहाँ पर आपकी रैंडमली क्या की जाती है, एक टेबल तैयार की जाती है। आपने क्या किया, कुछ नंबर्स हैं, रैंडमली एक टेबल बना दी, फिर एक और टेबल बनाई, फिर एक और टेबल बनाई, एक और टेबल बनाई, इस तरह से हमने कई सारी टेबल्स बना ली। अब हमने क्या किया, रैंडमली एक नंबर बोल दिया, अभी 3rd नंबर बोल दिया, तो सभी लाइंस का 3rd नंबर आपने ले लिया। तो यहाँ पर जो भी 3rd नंबर पर आएंगे ये सारे के सारे हो गए हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। ये है हमारा सैंपल। तो सैंपल के लिए हमने उन लोगों का चुनाव कर लिया जो हमारी टेबल के अंदर रैंडमली कहीं पर क्या थे, प्लेस्ड थे। हमने रैंडमली नंबर बनाए, टेबल बनाई, टेबल में से कुछ सैंपल चुने और उसके ज़रिए क्या किया, एक कंक्लूजन्स निकाल दिया। तो ये क्या कहलाएगा, रैंडम सैम्पलिंग का दूसरा मेथड वो है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। हमारे जितने भी नंबर हैं हम उन्हें रैंडमली अपॉइंट करेंगे, एक टेबल में लगा देंगे, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इससे कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो ये था हमारा रैंडम सैम्पलिंग मेथड के कुछ एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग मेथड की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। पहले बात करते हैं हम उसकी मेरिट्स की। तो रैंडम मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके कुछ फ़ायदे, जो हमें बेनिफिट्स हमें जो नज़र आते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो है इसका वो है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, यानी कि यहाँ पर क्या है, पक्षपात नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई, यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर जो भी बॉक्स के अंदर यूनिट थी सभी को सिलेक्ट होने का क्या मिला था, इक्वल चांस मिला था। मुझे ये भी नहीं पता था कि किस स्लिप पर क्या नंबर लिखा है, मैंने तो केवल रैंडमली क्या निकाली गई, एक स्लिप निकाली गई। तो यहाँ पर पक्षपात ना के बराबर है, ना क्या 0% है, आप किसी के साथ पक्षपात कर ही नहीं सकते। हमने तो क्या किया है, एक रैंडमली प्रोडक्ट जो है चूज़ किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, पर्सनल बायस हो ही नहीं सकता, बिल्कुल फ्री कर दिया हमने, मतलब 0%, कोई भी यहाँ पक्षपात हो ही नहीं सकता। सेकेंड पॉइंट है हमारा इक्वल चांस, इक्वल chance to every items।
हर आइटम को क्या मिला है यहाँ, इक्वल चांस मिला है। यानी कि आपने क्या किया, हर बॉक्स में आइटम पड़ी हुई थी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि एक आइटम मिस है। मान लो यहाँ पे 100% है टोटल, ठीक है, तो 100 नंबर्स की स्लिप ही बॉक्स के अंदर है। ये नहीं है कि यहाँ पर 5 नंबर की स्लिप ही नहीं है, हमने किसी की स्लिप डाली ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने इसमें बॉक्स में क्या डालनी है, सारी स्लिप्स डालनी हैं। यानी कि हर आइटम को क्या था, मौका मिला था कि वो क्या हो सकती थी, सिलेक्ट हो सकती थी। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल चांस टू एवरी आइटम टू बीइंग सिलेक्टिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग का ये भी फायदा है कि आपके हर आइटम के पास पूरा मौका था कि उनमें से कोई भी एक आइटम क्या की जा सकती थी, चूज की जा सकती थी, सिलेक्ट की जा सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, फेयरली रिप्रेजेंट बाय द सैंपल। तो जो यूनिवर्स है गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल। यानी कि आपने जो सैंपल चूज़ किया है वो पूरी पॉपुलेशन में से चूज़ किया है और सबको क्या मिला था, बराबर का मौका मिला था। तो क्या हो गया, यहाँ पर फेयरली रिप्रेजेंट होगा। जो भी हमारा सैंपल चुनेगा उसको सारे मानेंगे, सारी आइटम उसको मानेंगी। हाँ भाई, सबको बराबर का मौका मिला था, कोई पक्षपात नहीं हुआ, तो जो भी सैंपल चूज़ किया गया वो द बेस्ट था, बिल्कुल फेयर डिसीजन था। तो ऐसे में हर आइटम पॉपुलेशन की क्या मानेगी, उसको फैसले को मानेगी और सभी क्या मानेंगे कि जो डिसीजन है वो काफ़ी फेयरली लिया गया है। तो सैंपल क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्ट हुआ। वो क्या करेगा, पूरी पॉपुलेशन की आइटम को खुद ही अकेला फेयरली क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और नेक्स्ट और फोर्थ और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि ये जो मेथड है क्या है, काफ़ी सिंपल है। देख रहे हो आपको क्या करना है, रैंडम सैम्पलिंग बहुत ही आसान है। आपको बस यूनिट्स के एक नंबर लिखने हैं, बॉक्स में डालने हैं और कोई भी एक रैंडमली नंबर चूज कर लेना है। काफ़ी सिंपल क्या है ये मेथड रहता है और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। सिंपल के साथ साथ क्या है, ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सिंपल सा है, इसे हर कोई पर्सन यूज़ कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग के ये जो है हमारी मेरिट्स हैं। फ्री फ्रॉम पर्सनल ब्यास, पक्षपात ना के बराबर है। इक्वल चांस टू एवरी आइटम, सबको बराबर का मौका मिलता है कि वो सिलेक्ट हो सकती हैं। यूनिवर्स में जो सैंपल चूज़ किया जाता है वो कैसा होता है, फेयरली रिप्रेजेंट होता है, सबको एक साथ वो फेयरली रिप्रेजेंट करेगा। और ये मेथड काफ़ी सिंपल भी होता है, बहुत ही आसान मेथड है, इसको हर कोई आसानी से यूज़ कर सकता है। तो ये था रैंडम सैम्पलिंग की मेरिट्स। फिर बात करेंगे हम उसकी डीमेरिट्स की। कुछ कमियां भी हैं रैंडम सैम्पलिंग में, कुछ कमियां भी पाई गई हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले नॉट गारंटी टू रिप्रेजेंट डिफरेंट आइटम ऑफ यूनिवर्स। यानी कि आपकी जो यूनिवर्स है, आपकी जितनी भी हमारी आइटम है पॉपुलेशंस की सारी, अगर वो थोड़ी सी भी एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं देता है कि जो रिजल्ट्स आएंगे, जो रिजल्ट होगा रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, अलग होगा या नहीं होगा। कोई भी श्योरिटी यहाँ पर हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो पॉपुलेशन के दौरान हमने रैंडमली एक सैंपल चूज़ किया है कि वो सही भी है या नहीं है। बट अगर इतना पॉसिबल है कि जो अंदर की आइटम है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। डिफरेंट आइटम हुई तो नॉर्मल सी बात है वो आपका मेथड सही नहीं होगा। अगर आइटम पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट हैं तब हम गारंटी नहीं लेते हैं कि जो रिजल्ट होंगे वो सही होंगे। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी पाई जाती है। दूसरा, यहाँ पर कोई वेटेज नहीं है। वेटेज मतलब क्या होता है, यहाँ पर किसी को कोई वेट नहीं दिया गया भी, हाँ पहली 10 में से एक सिलेक्ट होगा, फिर अगली 10 में से एक सिलेक्ट होगा, फिर अगली 10 में से एक सिलेक्ट होगा, पूरी 100 में से कोई भी हो सकता है। शायद वो स्टार्टिंग के
4 5 6 7 8 लाइन में एक ही सीरीज़ के नंबर निकलाएं, लास्ट वालों को मौका ही ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर कोई वेटेज नहीं दी जा सकती है। मान लो बात करते हैं जॉब की। मार्केट में जब जॉब अलॉट की जाती हैं, देखो जॉब का क्राइटेरिया होता है 21 साल उसकी एज होनी चाहिए, बस ये हो गया। और कहाँ तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, अगर 21 है मिनिमम, मैक्सिमम रख दी है उसकी मान लीजिए 35 साल रख दिया है, 5 ईयर दिया, 42 ईयर्स रख दिया है। तो अब इंसान में यहाँ पे क्या है, वेटेज नहीं दिया गया। जहाँ पर एक 21 साल का लड़का ट्रीट हो रहा है, वहीं पर 42 साल का एक बॉय भी ट्रीट हो रहा है। दोनों की एज में क्या है, बिल्कुल कितना गैप है, जबकि दोनों को क्या किया जा रहा है, सेम ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर वेटेज नहीं दी जाती है, तो प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपका रैंडम सैम्पलिंग में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये थी हमारी रैंडम सैम्पलिंग में की कुछ कमियाँ, कुछ डीमेरिट्स। उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग के बाद हमारा मेथड नेक्स्ट करेंगे हम। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, जिसमें हमने रैंडम सैम्पलिंग के बारे में जाना कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, उसके बेनिफिट्स वगैरह हैं वो हमने जाने हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा मेथड। दूसरा मतलब है हमारा मेथड है जो वो है डेलिब्रेट सैम्पलिंग। डेलिब्रेट सैम्पलिंग ये क्या है, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर कोई काम करना। इसको हम क्या बोलते हैं, पर्पोजिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इसको पर्पोजिव सैम्पलिंग भी बोला जाता है। पर्पोजिव और डेलिब्रेट का मतलब एक ही होता है। हाँ जी, पर्पज़, एक स्पेशल पर्पज़, यानी कि हम जब सैंपल चूज़ करते हैं और उससे एक रिजल्ट निकालने वाले हैं, उसका क्या है, एक स्पेशल पर्पज़ है, उसका एक उद्देश्य है। डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर हम वो काम कर रहे हैं। तो यानी कि अब की बार जो रैंडमली हम इस पॉपुलेशन में से कोई भी सैंपल चूज़ करने वाले हैं, तो वो मैंने जानबूझकर वही उठाया है। इस बार मैंने पार्शियलिटी की है कि मैंने यही सैंपल ही लेना है, क्योंकि ये सैंपल मुझे ऐसा लगता है जो पूरी पॉपुलेशन को डिफाइन करता है। तो ये मेरे खुद के बेनिफिट के ऊपर है, मेरा खुद का जो ओपिनियन है, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट लगेगा मैंने वो किया और वही सैंपल चूज़ किया। मुझे लगता है कि यही सैंपल क्या करता है, पूरी यूनिवर्स को, पूरी की पूरी डिटेल्स को क्या करता है, अच्छे से हाईफाई करता है, बिल्कुल अच्छे से उसको रिलाई करता है। अब बात करते हैं जैसे इस मेथड का यूज़ कहाँ होता है। मान लीजिए मैं मार्केट में जाता हूँ, मुझे वीट परचेज़ करना है, तो मैं गेहूँ की कुछ बोरियाँ लेने जा रहा हूँ। तो मैं गया वहाँ शॉप पर बहुत सारी बोरियाँ हैं गेहूँ की, ठीक है, मुझे 10 बोरियाँ चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे सैंपल दिखाया, मैंने बोला कि भाई मुझे तो इसका सैंपल निकाल के दिखाओ, मुझे तो यही चेक करनी है। अगर वो ऐसे ही मैंने अपने हिसाब से मैंने रैंडमली खुद जाके चेक किया है, मैंने एक रैंडमली एक उठा ली और ये मैंने जानबूझ के सैंपल ये चूज़ किया, मुझे लगा ये सही है, तो मैं अपनी कोई भी मुझे ला करके 10 आइटम दे दीजिए। तो इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो सैंपल चूज़ किया वो मैंने खुद जानबूझ कर किया, इसीलिए इसको कहा गया डेलिब्रेटिव या पर्पोजिव सैम्पलिंग। अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने सैंपल चूज़ किया है जो मुझे बेटर लगा। बात करते हैं इसके फ़ायदे की, मेरिट्स। इस मेथड के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये मेथड क्या है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, बदलाव आसानी से कर सकते हैं। बदलाव कैसे, मतलब सैंपल को बदल सकते हो आप, सैंपल की कुछ आइटम्स हैं, कुछ आइटम्स को बदल सकते हो आप, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे, जो आपके मतलब आपको अपने हिसाब से जब सैंपल चूज़ करना हो तो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपको महत्व है जिसके लिए, उन आइटम्स को आप सिलेक्ट करें और उससे आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। दूसरा डेलिब्रेटिव है, ये तो मैंने आपको नाम से बता ही दिया। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है पता है ना आप सभी को, जानबूझकर किया जाना, मतलब हमारे हिसाब से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें मुझे बेनिफिट है, मैं इजीली क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं करना, किस चीज़ को अच्छे से चेक करना चाहता हूँ मैं खुद सैंपल चूज़ कर सकता हूँ, उसको डीपली स्टडी करूँगा, तब जाके मैं कोई कंक्लूजन निकालता हूँ। तो ये क्या है, जानबूझकर किया जा सकता है और ये काफ़ी सिंपल टेक्निक है, बहुत ही आसान मेथड है हमारा। बहुत ही सिंपल का मतलब ये हो
गया कि आप इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, एक एग्जामिनर है वो खुद अपने हिसाब से कोई सैंपल चूज़ कर लेता है, ठीक है, और फिर उसको स्टडी करता है और फिर उसी के बेस पर क्या करता है, सारा रिजल्ट्स जो हैं वो हमको बताएगा कि कौन सा मेथड हमारे लिए सही है, कौन सा बेस्ट है, किसका क्या करना चाहिए, वो चीज़ें हमें बताएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ समझ जाएंगे कि ये मेथड कौन सा है, सिंपल है, बढ़िया है, जैसे भी है, तो हमारे खुद के हिसाब से, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी डीमेरिट्स, कुछ कमियां पाई गई हैं इसमें, वो कौन कौन सी हैं। पहला, पर्सनल बियास, बिल्कुल सही, आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक व्यक्ति खुद अपने आप से डिसीजन लेता है क्या सैंपल लेना है और क्या नहीं लेना, तो यहाँ पक्षपात हो सकता है। मान लो गवर्नमेंट के बिहाफ से कोई एम्प्लॉय जाता है कुछ खरीदने के लिए, तो वो सैंपल के तौर पर अच्छी चीज़ों को सिलेक्ट करेगा या बुरी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कौन सी आइटम को सिलेक्ट करेगा वो उसके ऊपर खुद डिपेंड करता है। कई बार वो सही सैंपल भी चूज़ कर लेते हैं, कई बार वो पैसा वैसा लेकर के तो वो गलत सैंपल चूज़ कर लेते हैं, और या बढ़िया आइटम को उठा करके ले गए ताकि सबको बढ़िया ही लगे, तो इस वजह से वहाँ पर पक्षपात हो सकता है, पर्सनल बियास हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलायबिलिटी भी लो होती है, लेस रिलायबल, लेस रिलायबिलिटी, लोग बहुत कम लोग हैं जो इस मेथड पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, वहाँ वो पर्सनल बियास, पक्षपात कर सकता है। तो ऐसे केस में लोग इन पर विश्वास बहुत कम करते हैं। डेलीब्रेट सैम्पलिंग का यूज़ भी इसीलिए बहुत कम होता है, क्योंकि ये मेथड क्या है, रिलायबल नहीं है, लोग इस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं।